आपने सबसे ज्यादा कम उम्र का आर्थराइटिस अभी तक कौन सा देखा है? जब हमने ट्रीटमेंट देना चालू किया विद इन ए वीक उनकी सारी स्वेलिंग चली गई। शी वॉज एबल टू वॉक वेरी नाइसली। जो गठिया है, लोग कहते हैं लेकिन गठिया एक बार हो गया जिंदगी भर ठीक नहीं होगा, बट आई वुड से अगर इट्स इन योर हैंड। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया ना, तो रिवर्स भी हो जाएगा। तो उनके आज दिन तक कोई पेन नहीं है। सो आई हैव सीन ए किड ऑफ 3.5 years विद जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब एक पेशेंट व्हील चेयर पे होता है, बेड रिडन होता है, वो केवल पेशेंट सफर नहीं कर रहा होता है, एक फैमिली सफर कर रही होती है। तो आर्थराइटिस बहुत सारे प्रकार का होता है, 100 से भी ज्यादा प्रकार का होता है आर्थराइटिस। लोगों को आर्थराइटिस होता है, लोग कहते हैं नहीं रेस्ट करो, कुछ मत करो। वो एक तरह से आप पे, अगर आपका आर्थराइटिस है और आप रेस्ट कर रहे हो ना, तो वो और बढ़ा देगा प्रॉब्लम। प्लीज डोंट गूगल। मतलब आप गूगल करना, अपने सिम्टम्स के बेस पे गूगल करना छोड़ दीजिए। तो हम बात करें अगर सबसे पहले सूजन कम करने की, तो सूजन कम करने के लिए हमारे पास कई सारी मॉडलिटीज हैं, एडवांस मॉडलिटीज। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आशीष जी, जो बताएंगे कि इनका बिजनेस क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल और आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड इट्स माय बिजनेस। तो आशीष जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। लाइक आई मेंशन, मैंने फिजियोथेरेपी की, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यहीं जयपुर से मैंने करी। मेरी इंटर्नशिप एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हुई। उसके बाद में कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुछ अलग करना है, तो आई वेंट टू इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया। आई वाज डूइंग प्रैक्टिस, मतलब मुझे अभी भी ध्यान है 2011 में मैं जैसे ही एसएमएस से फ्री होता था, आई यूज्ड टू सी पेशेंट एंड क्लिनिक पे जॉब करता था। एंड फिर एमबीए जब करना चालू किया, मैं इवनिंग में आता था, शाम को प्रैक्टिस करता था। बट एमबीए करने के बाद में फिर कुछ और चीज़ें समझ में आई, कैसे हाउ हेल्थ केयर इंडस्ट्री वर्क्स, पेशेंट फोकस्ड बेसिकली, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी। एंड आई सर्व many of the hospital and even government of Gujarat also for some time as a capacity of hospital administration administrator also. And then in COVID time I decided कि नहीं अब हो गया है, now I think I should focus on my core profession physiotherapy. बस तभी से जर्नी चालू है। and now we are like I feel very proud that लोग ये कहते हैं कि हाँ फिजियोथेरेपी रोबोट है कुछ। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका बैकग्राउंड रहा, वो आपको AQ तक कैसे लेकर आया और कैसे हेल्प कर रहा है वो अब आप? सो आई वुड डेफिनेटली से कि एवरी डॉक्टर और एवरी मेडिकल प्रोफेशनल शुड डू द मैनेजमेंट कोर्स एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली द पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जब आप मेडिकल पेशे में होते हैं, पेशेंट को क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट? पेशेंट टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है आपके फील्ड में, आप अपग्रेड रहते हो चीज़ों को लेकर, एंड आपको लोगों तक कैसे पहुंचना है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो बट यू आर नॉट रीचिंग टू द राइट पीपल। लोगों को पता ही नहीं है कि दे कैन हेल्प, दे कैन बी क्योर्ड विथ योर पर्टिकुलर पैथी ऑफ द ट्रीटमेंट। तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखी, डेटा कीपिंग, कैसे आप डेटा को एनालाइज करके पेशेंट की बैकग्राउंड, बेसिकली पेशेंट की बैकग्राउंड डिजीज हिस्ट्री से लेकर यू कैन चेक कि अब आपने को आगे क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेने चाहिए, प्रोग्नोसिस क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई। EMR जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं। फिर पोस्ट क्लिनिक केयर, मतलब आपकी केयर के बाद में जब पेशेंट पहुंच गया अपने घर पे, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट क्या कर रहा है और आपको कैसे एंगेज रखना है पेशेंट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक लेते रहते हैं उनसे बाद में भी। फीडबैक है, एंड देन क्या एक्सरसाइज वो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पेन तो नहीं बढ़ रहा है। तो यस, जो टू वे कम्युनिकेशन है ना, टू वे कम्युनिकेशन वो बहुत जरूरी है। तो वो कई सारी चीजें मुझे वहां से सीखने को मिली और मतलब वही इनकॉर्पोरेट किया। देन इन कोविड टाइम जब स्टार्टेड AQ, बहुत से लोगों ने पूछा AQ है क्या, व्हाई इज नेम AQ, मैं भी पूछने वाला था। राइट। सो AQ स्टैंड्स लाइक, देयर आर टू मीनिंग्स व्हाट आई वुड से। वन इज एडवांस क्वालिटी। सो वी हैव बीन, जब भी आप करो बिल्कुल एडवांस करो, इट्स एन स्टेट ऑफ द आर्ट। क्वालिटी में नो कंप्रोमाइज, एंड इट शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी। सो एडवांस क्वालिटी एंड सेकंड एक्यूरेट। एक्यूरेट से AQ, अगर हम सिंगल वर्ड में कहना चाहें, इट्स एन एक्यूरेट, वेदर इज डायग्नोसिस, वेदर इज ट्रीटमेंट, एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट
यू शुड बी लाइक क्रॉसिंग द पेशेंट डिजायर। पेशेंट जो डिजायर लेके आता है ना कि हाँ यार मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए मुझे, पेशेंट आधा तो जब सेंटर में आपके आ जाता है ना तभी ठीक हो जाता है। कैसे? वहाँ का एनवायरनमेंट वेरी पॉजिटिव वाइब्स, राइट, एवरीबडी इज ग्रीटिंग, है ना, एक एनवायरनमेंट, वो हॉस्पिटल वाला एनवायरनमेंट ही नहीं आता है। सो दिस इज हाउ द एक्यू कम्स इन एडवांस क्वालिटी। अच्छा, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी चीज़ों को लेके या अपनी डिजीज़ेज़ को लेके, और वो हर जगह बहुत जगह भी जाता है, बहुत सारे फिजियोथेरेपीज़ होते हैं, बहुत अलग-अलग जगह जाता है और वो हर जगह से अलग-अलग उसे कमेंट्स मिल रहे होते हैं, चीज़ें मिल रही होती हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनमें सर्जरीज़ बोल दी जाती हैं, तो और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जिसमें आपको लगा हो कि यार वास्तव में मतलब कई बार बहुत खुशी होती है किसी को, बहुत ट्रीटमेंट उसके चेहरे पे रिलैक्सेशन देख के कि यार ये इतना टेंशन में था, ये इतना मतलब वो दिल से उसको जो फ़ील होता है वो आपको भी फ़ील होता है। तो ऐसा कोई किस्सा है आपका? सो यस, यही तो एक चीज है जो कि एक फिजियोथेरेपी में मुझे बनाए रखती है। हाँ। तो जब एक पेशेंट व्हील चेयर पे होता है, बेड रिडन होता है, हुँ, वो केवल पेशेंट सफर नहीं कर रहा होता है, एक फैमिली सफर कर फैमिली। रही होती है। हुँ, नॉट ओनली फाइनेंशियली, पैसा तो लग ही रहा है, हाँ। बट आप एक ये देखिए उस पेशेंट, एक पर्सन के पीछे जो कि सिक है या जिसको इस तरह का एलिमेंट हुआ है, कोई न्यूरोलॉजिकल केस कह सकते हैं अपन या स्लिप डिस्क कह सकते हैं, हुँ, पेशेंट सफर कर रहा है, उसके साथ फैमिली सफर कर रही है। डॉक्टर्स के जाना, लेके आना, मेडिसिन देना, फाइनेंशियली हो रहा है। दूसरा बंदा जो ब्रेड अर्नर है बेसिकली फैमिली का, वो बीमार है, और जो सेकंड पर्सन जो कि फैमिली का मेन पर्सन है उसकी केयर में रह जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू अर्न फॉर देयर फैमिली। सोशल जो कनेक्शन है वो कटने लग जाते हैं, सोसाइटी में जा नहीं पाते हैं, कोई भी फंक्शंस में नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजंस। तो जब वो पेशेंट खुद से चलने लगता है, खुद का काम सब कुछ करने लग जाता है ना, तो जो फीलिंग इंटरनल सेटिस्फेक्शन आता है ना एट द एंड ऑफ द डे कि यस वी हैव हेल्प समवन टू बेसिकली नॉट ओनली उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पूरी फैमिली को उस एक प्रॉब्लम से सेव कर निकाल लिया। देते हो आप बिल्कुल यस, प्रॉपर्ली तो तरीके वो से। एक जो फीलिंग होती है वो दैट वो कैन नॉट मोटिवेट बी करती है आपको। डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स। हाँ, बेसिकली वो शाम को जाते टाइम ऐसा लगता है ना कि आज कुछ किया है किया किसी है के सही लिए, में। हाँ, एंड देन वी गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। हाँ, तो ये वो तो बहुत अच्छी बात है। एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाता है ना कि वेरी वेरी पॉजिटिव, एवरीबडी हु कम्स इन दैट एनवायरनमेंट दे से सर यहाँ आते बहुत पॉजिटिव हो गया। हाँ, तो यही एक चीज है जो कि मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखती है मोटिवेट इस कर फील्ड में काम करने के लिए भी। हाँ, और मतलब मैं बहुत ब्लेसिंग्स गैदर करता रहता हूँ बहुत एवरी बढ़िया। डे। खैर उसी से चलती हैं सारे बिज़नेस, सब चीज़ें उसी से चल रही होती हैं। एक्यू को खोलने के पीछे सेंटर खोलने के पीछे आपका क्या मोटिव था? क्या ड्रीम था आपका? मतलब आपने फिज़ियोथेरेपी किया होगा, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद में आप कहीं जॉब भी कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिज़ियोथेरेपी में। तो आपका क्या मोटिव था या आपको क्या मोटिवेट कर रहा था, ये आपका ड्रीम था कि आप एक ऐसा सेंटर खोलें और डिज़ीज़ेज़ को लेके और उनको क्योर करें, लोगों को हेल्प करें, ऐसा क्या ड्रीम था वो? क्या सो मोटिवेशन था? जैसा यूजुअली क्या था, जब मैंने देखा व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपी, हुँ, छोटे छोटे कोने में ना 200-300 स्क्वायर फीट एरिया में क्लिनिक हुआ हुँ, करते थे। एक हुँ, बस टेबल लगा ली, 2 बेड लगा लिए, हाँ, छोटी छोटी मशीनें लेके आ गए, एंड वी स्टार्टेड द सेटअप। शुरू हुँ, में ऐसा ही कुछ हुआ करता था। व्हेन आई विजिटेड फ्यू प्लेसेस, तो हुँ, मुझे दिखा कि यार नहीं, फिजियोथेरेपी इससे बहुत आगे है। हुँ, तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट है, आई हैव सीन द ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, 5-5 6-6 हजार स्क्वायर फीट एरिया के ओह! रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। हुँ, सो दैट गिव्स मी लाइक एक होप कि नहीं, मुझे ये चीज लेके आनी है हुँ, वेयर आई लिव, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जगह के, उस स्टेट के लोगों को उस तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हुँ, सो जब एक्यू की परिकल्पना की तो यही था कि बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हुँ, बेस्ट से बेस्ट टीम होनी चाहिए, हुँ, एंड बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए पेशेंट के लिए, हुँ, बिल्कुल हाइजेनिक क्लीन। पेशेंट जब आए तो उसको ये लगे ही नहीं वो क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल में आ रहा है बेसिकली। हुँ, तो टेक्नोलॉजी बेस्ट, टीम बेस्ट, हुँ, आप रेगुलर ट्रेन कर रहे हो टीम को, तो अपग्रेडेड टीम है, अपग्रेडेड हुँ, इक्विपमेंट्स है, तो आपके पेशेंट की सफरिंग कम हो जाती है। हाँ, पेशेंट जो जैसे 1-1 2-2 महीने सफर कर रहा था, वो आप 10-15-20 दिन में ठीक करके भेजते हो पेशेंट हुँ, को। तो वो एक चीज थी कि यस वी वांट टू हुँ, ब्रिंग इनोवेशन इन द फील्ड along with हुँ, the advancement technology, whatever best technology which हुँ। we can bring, we have to। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि आर्थराइटिस भी एक क्या चीज़ है एग्ज़ैक्टली? अगर हम व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें या किसी को नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी को आर्थराइटिस हो रहा है,
तो वो कैसे समझे उस चीज़ को, कैसे पकड़े कि ये चीज़ मुझे हो रही है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? जैसे कि बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे चल रहे होते हैं, कुछ मिथ भी घूम रहे होते हैं। लोग बाग इधर-उधर कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि मैं ये करूँ क्या ये करूँ या मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको कैसे पहचानें और उसका ट्रीटमेंट कैसे आप लोग फिज़ियोथेरेपी में देते हैं? सो लाइक इस बार की जो थीम है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की, जो थीम ये कहती है इज इन योर हैंड। हुँ, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, हुँ, ऑल इज इन योर ओवर हैंड हैंड ओनली। ठीक है। अपने अपने खुद के पास में ही है। हुँ, आर्थराइटिस होता क्या है? आर्थराइटिस इज बेसिकली इन्फ्लामेशन प्लस सूजन इन अर्थ, मतलब जॉइंट। आइटिस सूजन, जॉइंट्स में सूजन आ जाना। ओके, तो आर्थराइटिस बहुत सारे प्रकार का होता है, 100 से भी ज्यादा प्रकार का होता है आर्थराइटिस। ओके। तो उसमें बहुत कॉमन टाइप होता है जिसे हम गठिया बोलते हैं, रूमेटॉइड हुँ, आर्थराइटिस हुँ, विच इज वेरी कॉमन। ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसमें जो कि घुटने में होता है, घुटने के दोनों दोनों घुटने घिस जाना, जिसे अपन बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी में कहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, फिर गाउटी आर्थराइटिस होता है ओके। ना, जिसमें यूरिक एसिड डिपोजिशन इंक्रीज होने लग जाता है हुँ, जॉइंट्स में। हुँ, देन इट कम्स टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, जिसमें बेसिकली आपकी स्पाइन, यूजुअली स्पाइन को अटैक करता है वो। तो ऐसे बहुत सारे 100 से भी ज्यादा प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। हर एक आर्थराइटिस का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। तो आर्थराइटिस के लिए हम बात करें तो पीपल आर दे आर, अगर हम बात करें आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट, अगर हम एलोपैथी में बात करें तो रूमेटोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु हुँ, ट्रीट द आर्थराइटिस, ओके। राइट। एंड आर्थराइटिस को लेकर मिथ्स की जो अब आप जो हुँ, बात कर रहे थे, कई सारे मिथ्स हैं कि पहली चीज कि डाइट से कुछ नहीं होता है हुँ, आर्थराइटिस में। हुँ, दिस इज मिथ। या डाइट कैन चेंज, कंप्लीट गेम चेंज कर सकती है हुँ, हुँ, आर्थराइटिस का। हुँ, ओके। रेस्ट ही करना चाहिए। लोगों को आर्थराइटिस होता था, लोग कहते हैं नहीं रेस्ट करो, कुछ मत करो। हाँ, हाँ, हाँ। वो एक तरह से आपका, अगर आपका आर्थराइटिस है और आप रेस्ट कर रहे हो ना, और बढ़ा तो देगा। वो और बढ़ा देगा प्रॉब्लम, ओके। राइट। फिर कई लोग कहते हैं नहीं मेरे को दर्द की दवाई नहीं लेनी, आर्थराइटिस है ना, लेकिन मेरे को हुँ, दर्द की दवाई नहीं लेनी है, किडनी खराब कर देगी। हुँ, जब तक आप दर्द की दवाई, कुछ वो हमेशा के लिए नहीं होती है, हुँ, हुँ, कुछ हुँ, टाइम के लिए लेनी रहती है, ताकि उससे क्या होता है आपके जॉइंट में सूजन कम हो जाती है। और हुँ, ऐसी हुँ, कई तरह की दवाइयां होती हैं जो कि आपको रूमेटोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब एक नेक्स्ट में कहते हैं लोग कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उससे सूजन वापस बढ़ जाएगी। हुँ, हुँ, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा कि ये एक्सरसाइजेस करनी है, वो रियल में हेल्प करती है आपको ओके। अर्थराइटिस से ठीक होने में और जल्दी रिकवरी में। हुँ, हुँ, तो ये कुछ ऐसे मिथ्स रहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि आर्थराइटिस को क्योर कैसे कर सकते हैं, हुँ, हुँ, तो पहला, जैसे एक्यूट फेज में कुछ मेडिसिन हैं, साथ में ही आप एक्सरसाइजेस, प्रॉपर एक्सरसाइजेस अंडर सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। हुँ, हुँ, डाइट प्लान प्रॉपर होना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। हुँ, हुँ, लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत जरूरी है। वेट मैनेज करना, हुँ, आपका वेट बढ़ता रहेगा तो देयर इज एन हायर चांस कि आपको आर्थराइटिस से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आए। यस। तो ऐसे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत अहम हिस्सा है आर्थराइटिस हुँ, मैनेजमेंट के लिए। हुँ। तो सर ये बताइए कि बहुत सारे वीडियोज़ चल रहे होते हैं, लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आर्थराइटिस हो गया है, अब उसको ट्रीटमेंट कैसे हो? कुछ कुछ घबराने वाले वीडियो भी होते हैं, ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरा देते हैं लोगों को, क्योंकि लोग समझ नहीं होता आजकल हर कोई गूगल कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है हर बीमारी को चेक करने के लिए कि हाँ, ये हो रहा है और खुद के पैरामीटर डिसाइड कर लेता है वो और खुद के दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर लेता है कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, तो आप कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं और कैसे सपोर्ट करते हैं? तो यस, जो सबसे पहला मेरा जो ऑडियंस को और सब लोगों को ये एडवाइस रहती है, प्लीज डोंट गूगल। हुँ, मतलब आप गूगल करना अपने सिम्टम्स के बेस पे गूगल करना छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया 100 से भी ज्यादा प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। हाँ, हाँ। हर एक आर्थराइटिस का अपना अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द हुँ, डिजीज नेचर, हुँ, हुँ, आर्थराइटिस के नेचर के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग लोग घरेलू भी बहुत सारी चीजें करते हैं कि कोई लेप लगा लिया, कुछ हुँ, और कर हुँ, लिया। तो सबसे बेस्ट तरीका तो है, फर्स्ट यू नीड टू कंसल्ट विद अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल हुँ, लाइक रूमेटोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन कंसल्ट विद देम। हुँ, बेस्ड ऑन देयर एडवाइस यू अडॉप्ट द थिंग्स, है ना। जैसे अगर हम एक्यू पे बात करें, हमारे पास में इस तरह के कई पेशेंट्स आते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए, ऑस्टियो आर्थराइटिस के हुँ, पेशेंट्स हुँ, आते हैं। वी वर्क ऑन कैसे उस जॉइंट के, सबसे पहले तो कैसे उस जॉइंट की सूजन कम करी जाए, हुँ, हुँ, क्योंकि जॉइंट ऑलरेडी सूजन सूजा हुआ है, तभी तो सूझा हुआ है। आर्थराइटिस है। हाँ, सूजन कम करी जाए। दूसरा, सूजन आने से रोका जाए, हुँ, प्रिवेंशन। हुँ, हुँ, हुँ। तो सूजन कम करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ मॉडलिटीज। आप एक्यू पे किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? सो लाइक आर्थराइटिस में हमें दो चीजों पर बहुत फोकस करना होता है। एक तो जॉइंट की सूजन कम करना, दूसरा उसको बचाना।
इसके साथ ही अगर आर्थराइटिस में कई बार आपकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाती है, मतलब जॉइंट मुड़ना कम हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, उसको मैनेज करना, या फिर कई बार कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होने लग जाते हैं, उसको ठीक करना। कॉन्ट्रैक्चर मतलब डिफॉर्मिटी, हाथ पे टेढ़े हो जाना। तो हम बात करें अगर सबसे पहले सूजन कम करने की, तो सूजन कम करने के लिए हमारे पास कई सारी मॉडलिटीज हैं, एडवांस मॉडलिटीज, जो कि हेल्प करती है हमें, जैसे कि लेजर है या कॉम्बिनेशन थेरेपी है एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द जॉइंट इन्फ्लामेशन। फिर सेकेंड हम बात करते हैं जॉइंट प्रोटेक्शन, कि जॉइंट पे अब ज्यादा लोड नहीं आए, क्योंकि आर्थराइटिस में जॉइंट पे ऑलरेडी सूजन है, तो जॉइंट पे लोड नहीं आए, तो उसके जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनको कैसे आप स्ट्रेंथन मतलब ताकतवर बना सकते हो। तो उनकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हम वहाँ हमारे क्लिनिक पे भी हम लोग करवाते हैं, कुछ घर के लिए भी हम सजेस्ट करते हैं। तो इसके साथ में हम बात करें कि अगर कोई जैसे कॉन्ट्रैक्चर है या रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, तो अगेन उसकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करा सकता है, जो हम एक फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे सेंटर पे जब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो करवाते हैं, ताकि आपकी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन आने लगे, और आगे बचाने के लिए जैसे मैंने बताया आपको एक्सरसाइजेस पेशेंट कंटिन्यू करता रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस क्या सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है? अगर मैं कहूँ इसका बहुत अगर अप्रोप्रिएट आंसर हम बात करें कि आर्थराइटिस कैन हैपन एट एनी एज। बुजुर्गों में हम इसलिए ज्यादा कह देते हैं, या लोगों का मिसकंसेप्शन आप कह दो, ये इसलिए है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वेरी कॉमन, उसमें जॉइंट एज के अकॉर्डिंग भी घिसने लग जाते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। बट आर्थराइटिस बच्चों में भी होता है, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल आर्थराइटिस, बिल्कुल छोटे बच्चों में भी होता है। एंड फिर एक मिड एज में, एडोलसेंस एज में भी आर्थराइटिस हो सकता है। किसी एक जॉइंट का भी हो सकता है, मल्टीपल जॉइंट का भी हो सकता है। तो इस तरह से आर्थराइटिस कैन इफेक्ट एनी एज ग्रुप। तो आर्थराइटिस में क्या सिर्फ पेन ही होता है, या फिर वो आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है? अगर किसी को आर्थराइटिस हो गया है तो वो कैसे उसे परेशान कर रहा है, या कैसे उसकी लाइफ हो सकती है अगर ये होता है तो? सो आर्थराइटिस में पेन तो जस्ट एक सिम्टम है, उस सूजन जो कि उस सूजन आने के कारण पेन आ रहा है। बट उसके अलावा आपका जॉइंट अंदर से खराब होने लग जाता है कई बार, जैसे रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाती है, आपकी जो जॉइंट है वो कम मुड़ने लग जाता है, स्टिफनेस आने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स एंड डिफॉर्मिटीज आने लग जाती है। इससे अल्टीमेटली क्या है, पेशेंट्स की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होने लग जाती है। जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होने लग जाती है तो ये दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो आपकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो गई, तो आपका पेन एक जॉइंट से लेकर अदर जॉइंट्स में भी होने लग गया। आप किसी अपने रूटीन कार्यों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने लग जाते हैं। तो इसके ये एक विशियस साइकिल है, जिससे पेन से लेकर आप दूसरों पर डिपेंडेंसी तक भी जा सकते हैं आर्थराइटिस। अगर ध्यान नहीं दिया प्रॉपर टाइम पे और उसे पहचाना नहीं, yes. तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा आपकी लाइफ को भी। आपने जैसे बताया कि आपके सेंटर पे आप रोबोटिक्स का भी बहुत यूज करते हैं, बहुत एडवांसमेंट को आप लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपके क्लिनिक का नाम भी AQ है, जो कि आप एडवांसमेंट को दिखाती है। तो आर्थराइटिस में आप किस तरीके से एडवांस ट्रीटमेंट देते हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके एक फिजियोथेरेपी के थ्रू उन्हें हेल्प करते हैं पेशेंट्स को? सो लाइक आर्थराइटिस की हम बात करें तो लाइक जैसे बहुत कॉमन टाइप, अगर मैं एक टाइप पकड़ लेता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें घुटने घिसने लग जाते हैं, उस तरह केसेस में हम वी हैव लेजर विच इज वेरी एडवांस, जो कि हेल्प करती है आपकी कार्टिलेज को रिपेयर करने में। दैट इज कॉल्ड सेल रिजनरेशन थेरेपी भी हम बोलते हैं, लेजर भी होती है। सेकेंड इज शॉकवेव थेरेपी। इट क्रिएट्स द माइक्रो इंजरीज ऑन द ऑस्टियोफाइट्स विच हैज बीन फॉर्मेटेड, एंड उसके बाद में वो आपको हीलिंग इंप्रूव कर देती है। उसके साथ में कुछ अदर मॉडलिटीज प्लस स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जो कि इंडिविजुअलाइज होती हैं। हर एक ऐसा नहीं, हर एक आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए सेम एक्सरसाइजेस होती हैं। देयर आर मल्टीपल सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। तो इससे ना केवल आपकी रिकवरी में जल्दी होती है, बेसिकली पेशेंट को सफर भी बहुत कम टाइम के लिए करना पड़ता है, डिफॉर्मिटी और दूसरे पर डिपेंडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि आर्थराइटिस अगर किसी को डिटेक्ट होता है तो जनरली लोगों को ये होता है कि इसमें तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, और वो उससे घबरा रहे होते हैं, और कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। तो आपके हिसाब से उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, विदाउट ऑपरेशन या ऑपरेशन? आप क्या बताना चाहते हैं? सो ऑपरेशन जो होता है वो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेजरली अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के केसेस में होता है, या फिर आजकल शोल्डर में भी आर्थराइटिस होने पर उनके भी ऑपरेट होने लग गए हैं।
तो अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नी, जिसके की नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, जब आर्थराइटिस बहुत एडवांस स्टेज पे होता है, आपके ग्रेड 4 तक, जिसमें घुटने बिल्कुल घिस चुके होते हैं, आपके स्पेस जो घुटनों के बीच में जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, कार्टिलेज बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती है, उस केस में टीकेआर बहुत इफेक्टिव होता है, आप करवा सकते हैं। बट यस, दे आर पीपल हु अफ्रेड ऑफ कि नहीं हमें तो ऑपरेट नहीं करना, बिना ऑपरेशन कैसे ठीक हो सकते हैं। तो पहला सवाल तो लोग ये पूछे क्या बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं? तो यस, हो सकते हैं, आपको डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा। कैसे, अब उसको ठीक कैसे करना है? बेसिकली आपको एक तो जॉइंट जो घिस चुका है, खराब हो चुका है, उसको तो बिना ऑपरेशन ठीक नहीं कर सकते हैं, बट आप एक तो फर्दर और खराब होने से उसको बचा सकते हैं, पहला। दूसरा, आपकी मांसपेशियों को इतने ताकतवर बना सकते हैं ताकि आप जब भी खड़े हों, चलें, तो जॉइंट और ज्यादा आपका खराब नहीं हो और आप थोड़ा आसानी से वॉक कर पाए। एंड विद हेल्प ऑफ मॉडलिटीज लाइक शॉक वेव और लेजर आप पेन को ईज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव भी ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन करा लिया, लोगों में भ्रांति होती है कि आज अच्छा ऑपरेट करा लिया तो मैं आज ही दौड़ने लग जाऊंगी या लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन कराने के बाद में आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने रहते हैं, देन आप प्रॉपर चल पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि एक एज, ऑपरेशन कराना कब चाहिए, कौन सी एज, व्हाट एज इज अप्रोप्रिएट? तो अगर हम कहें, हर एक जॉइंट की एक एज होती है, आपके जो भी इम्प्लांट लगाए हैं उसकी एक एज होती है। तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बहुत होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि अर्ली एज में आर्थराइटिस आने लग गया है। अर्ली एज में आर्थराइटिस आ रहा है तो जो घुटने की, जैसे 15, 20, 30 साल की जो एज है, आज अगर आपको 40 साल में आर्थराइटिस हो गया, 45 साल में हो गया, आपको घुटने बदलवाने, घुटना जो इम्प्लांट है वो लूज होने लग जाता है 20 साल, 25, 1 साल में। तो 60-65 साल में आते आते उनको रिवीजन टीकेआर कराना पड़ता है, राइट? तो वो ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है। तो आपको पहले से ही सचेत हो जाना है, पहले से ही प्रॉपर फिजियोथेरेपी गाइडेंस, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल ठीक करके रखेंगे तो आप उस सिचुएशन से बच सकते हैं। आर्थराइटिस को अगर कोई आदमी जिसको या कोई पेशेंट को हो जाता है और अगर वो उसे अवॉइड करता जा रहा है तो वो कितना सीवियर हो सकता है? तो आर्थराइटिस, कई प्रकार के आर्थराइटिस तो केवल ऐसा नहीं है जॉइंट को इफेक्ट करते हैं, इट इफेक्ट ओवरऑल बॉडी, कई सारे बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इग्नोरेंस इज नॉट द राइट थिंग, है ना? क्योंकि आपका जॉइंट डैमेज होने लग जाएगा, डिफॉर्मिटी आने लग जाएगी, हाथ पैर टेढ़े होने लग जाएंगे, तब एडवांस स्टेज में जाने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट, तब आपका मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड होने लग जाता है। तो आप बेसिकली यू फील क्रिपल्ड सम टाइम कि नहीं अब मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं ढंग से ना तो चल पा रहा हूँ ना खड़ा हो पा रहा हूँ, है ना? तो उस स्टेज से आने से पहले ही आपको अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना चाहिए उसमें। आपके क्लिनिक में भी आपने बहुत सारे ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट किए होंगे आर्थराइटिस के भी, तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपको याद है जिससे जो मूवमेंट आपको बहुत टच कर गया हो, या ऐसा पेशेंट जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत सीवियर था और वो बहुत ज्यादा से परेशान होकर आपके पास आया और आपने उसे ऐसा ट्रीटमेंट दिया और वो आज बहुत अच्छी लाइफ को जी रहा है? ऐसा कुछ केस है आपको? तो केस तो बहुत सारे हैं, बट आई स्टिल रिमेम्बर वन लेडी, she is like 50 years of age, severe rheumatoid arthritis, गठिया जिसे अपन कहते हैं, दोनों घुटनों में पेन के साथ में है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन था उनको। when she came, like she was not able to walk, दोनों जॉइंट्स swell up पड़े हुए थे। मेडिसिन, मैंने कहा मेडिसिन तो ले लो, बोला डॉक्टर साहब मेडिसिन लेके मैं थक चुकी, मेडिसिन मेरे को नहीं लेना है। मैंने कहा फिर अब आप क्या कर रहे हो आप अभी और कैसे कर रहे हो? तो दैट वाज एन सेकंड और थर्ड इंसिडेंस यू कैन से। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, डॉक्टर साहब मैं एक तो अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दे रही हूँ, डाइट प्रॉपर एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होती है, अपने इंडियन फूड्स में हल्दी है, राइट, फिर आप अपना अदरक है, या फिर अपना दाना मेथी जिसे कहते हैं, दाना मेथी है, इस तरह के फूड वो डेली इनकॉर्पोरेट कर रही थी। डेली एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज नहीं करनी, देयर सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच शी इज कंटिन्यूइंग। एक्टिव लाइफस्टाइल में शी वाज इन देयर। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, आपके मसल को सोडनेस को कम करने के लिए हॉट फर्मेंटेशन, जहाँ सूजन आ रही है वहां पे आपने आइस पैक लगा लिया, वो कर रही थी। तो जब हमारे पास में आई वो, तो जॉइंट स्वेलअप पड़े हुए थे, एंड व्हेन वी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, वी आर जस्ट ए कैटलाइजर, बाकी तो सारा कुछ वो कर ही रही थी, प्रिकॉशंस भी ले रही थी, डाइट भी फॉलो कर रही थी, सारी चीजें वो कर रही थी। जब हमने ट्रीटमेंट देना चालू किया, विद इन ए वीक उनकी सारी स्वेलिंग चली गई, शी वॉज एबल टू वॉक वेरी नाइसली। एंड सबसे अच्छी बात, जब भी मैं बात करता हूँ उनसे, मतलब हमारी रेगुलर बात होती है, वो आंटी फोन करती है कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ अब। तो जब भी हमारी बात होती है, शी वॉज ऑलवेज से कि इट हैज बीन लाइक ऑलमोस्ट 3 years नाउ,
तो आई हैव नेवर सीन द रिकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। उनका जो गठिया है, लोग कहते हैं लेकिन गठिया एक बार हो गया जिंदगी भर ठीक नहीं होगा, बट आई वुड से अगर रिवर्स कर दिया उन्होंने। इट्स इन योर हैंड। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया ना, तो रिवर्स भी हो जाएगा। तो उनके आज दिन तक कोई पेन नहीं है। शी इज डूइंग कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस, शी कम ऑन रेगुलर फॉलो अप, एक्सरसाइजेस पे प्रॉपर ध्यान देती है, लाइफ स्टाइल मैनेज करी हुई है, डाइट पे ध्यान, वेट मैनेजमेंट, लाइफ इज सॉर्टेड। तो आजकल देखा गया है कि आर्थराइटिस को लेकर बहुत नेचुरल रेमेडीज बहुत सारी पॉपुलर हो रही हैं, बहुत यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, गूगल पे भी बहुत सारी रिसर्च करके चीजें आ रही हैं। तो क्या वो हेल्प करती है? और उसमें फिजियोथेरेपी का कितना रोल हो सकता है? अगर उसके साथ में वो नेचुरल थेरेपी हो रही है और उसके साथ में फिजियोथेरेपी हो, तो वो कितना काम करेगा? सो इसका बेस्ट एग्जांपल आई वुड से दादी माँ के नुस्खे ना। हमारी जैसे दादी माँ हुआ करते थे, तो वो हमेशा जब इस तरह की चीजें होती थी ना, वो कुछ ना कुछ चीजें ऐसे बताती थी हमारे इंडियन स्पाइसेस से ही, कि आपको ये कुछ खा लो तो उससे थोड़ा ईज हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही कुछ चीजें से अपन ऑलरेडी हमारी डाइट में इनकॉर्पोरेट है, जैसे हल्दी है या अदरक है, इस तरह की चीजें आई वुड से कि ठीक है, जो घर में है या नेचुरल चीजें हैं वो आप यूज कर सकते हो इन कंसल्टेशन विथ योर डाइटिशियन या अपने रिमेटोलॉजिस्ट या अपना फिजियोथेरेपिस्ट, राइट। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आप अंधविश्वास में आके आप उसको कर रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू आउट। इट माइट इंक्रीज योर पेन और योर सिम्टम, बट यस, इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द थिंग्स विच इज देयर इन और लाइक हमारे जो पुराने जमाने से जो चली आ रही कुछ कुछ चीजें, उनको यूज करके, जैसे गुड़ का सेवन पहले होता था, गुड़ इज वेरी गुड, है ना। तो ऐसा नहीं, लेकिन एक भ्रांति भी है, लोग कहते हैं कि खटाई या खट्टा नहीं खाना चाहिए आर्थराइटिस है तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब डाइट को लेकर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये खाएंगे तो आर्थराइटिस बढ़ जाएगा, अभी तक ऐसी कोई स्टडीज नहीं है। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हेल्प करती है सिम्टम्स को ईज आउट करने में। एक्सरसाइज हेल्प करती है आपको, रेगुलर जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो एक्टिव रखेंगे, तो आपको ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली करेंगे। कोई कैसे समझ सकता है कि मुझे आर्थराइटिस हो गया है? एक सिंपल पेन हो रहा है, उसके लगातार मान लीजिए 2 या 3 दिन पेन हुआ, पैर में, घुटने में, जॉइंट में पेन हो रहा है एग्जैक्टली, और उसे समझ में नहीं आ रहा और वो उसे पकड़ भी नहीं पा रहा क्योंकि सिम्टम्स बहुत बहुत न्यूट्रल हैं, तो कैसे पकड़ सकता है उनको? सो इसके सबसे बेसिक तो इनिशियली यू नीड टू कंसल्ट विद ए नियर बाई कंसल्टेंट और डॉक्टर। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ सिम्टम्स से हम लोग देखते हैं। एक तो सिंपल पेन, अगर आपकी कोई चोट की हिस्ट्री नहीं है, अचानक जॉइंट स्वेलअप हो गया है, पेन हो रहा है, तो दैट माइट बी साइन ऑफ आर्थराइटिस। फिर उसके कुछ टेस्ट होते हैं, अलग अलग आर्थराइटिस के लिए अलग अलग कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे किसी प्रकार के आर्थराइटिस में आरए फैक्टर से रूमेटॉइड फैक्टर जो हम बोलते हैं वो पॉजिटिव आता है। एंकाइलोजिंग किसी को होता है तो उसमें आपका HLA-B27 एक टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आता है। गाउटी आर्थराइटिस किसी को है तो वो आपका यूरिक एसिड इंक्रीज आता है आपके रिपोर्ट्स में। तो इस तरह से कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, CRP है, ESR है, ये दैट इंडिकेट्स आपका जॉइंट में इन्फ्लामेशन है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉइंट इन्वॉल्व, सिम्टम्स और एज। कुछ स्पेसिफिक आर्थराइटिस के प्रकार होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज में ही होते हैं। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स हैं। तो बेस्ट तरीका है कि अगर आपका कोई भी जॉइंट पेन या स्वेलिंग परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3 days, यू शुड कंसल्ट विद योर नियर बाई डॉक्टर। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स में भी आर्थराइटिस हो रहा है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा सफर करने लग जाते हैं यार, ऐसी चीजें प्रॉब्लम उनके साथ में क्रिएटेड हो जाती हैं, जबकि वही लाइफस्टाइल है जो जी रहे हैं, या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, या किस वजह से हो रहा है वो? सो एग्जैक्ट अगर हम रीजन देखें तो यस, लाइफस्टाइल इज अ मेजर रीजन। लाइफस्टाइल एंड डाइट इज अ मेजर रीजन ऑफ आर्थराइटिस। आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, यू आर नॉट यूजिंग योर नीज। आप बहुत ज्यादा तक यार बैठे हैं तो बैठे हैं सिस्टम के सामने, यू नॉट यूजिंग योर नीज। लिफ्ट का यूज कर रहे हैं हम, स्टेयर्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हाउ योर मसल्स विल स्ट्रेंथन। तो धीरे धीरे जॉइंट डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की तरफ जाने लग जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल, जितना इनएक्टिविटी से आप जितना दूर रहें उतना बेटर, आप एक्टिव रहें ज्यादा से ज्यादा, तो दैट विल हेल्प इन बेसिकली प्रिवेंटिंग द आर्थराइटिस इन अर्ली एजेस। आपने सबसे ज्यादा कम उम्र का आर्थराइटिस अभी तक कौन सा देखा है? So I've seen a kid of 3.5 years with the juvenile rheumatoid arthritis. So joint was swollen, and there was an pain. So yes, the small kids also can suffer from the rheumatoid arthritis. उसको किस वजह से हुआ होगा? So इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है। कई बार आर्थराइटिस का there is no specific reason.
So it might be genetic also, it might be non-genetic also. There are a lot of factors involved in it. तो ये क्या मतलब जेनेटिक होता है? कुछ प्रकार के आर्थराइटिस जेनेटिक भी हो सकते Okay. हैं, बट इट्स नॉट प्योरली कि आपको जेनेटिक, अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर आर्थराइटिस है तो हायर चांसेस की यू विल गेट एन आर्थराइटिस। अगर किसी की फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है तो अ, क्या कितने चांसेस हैं उसको होने के, और वो अगर वो उसको प्रिकॉशन लेना चाहता है अभी से ही कि मान लीजिए किसी की फैमिली में किसी की मदर को आर्थराइटिस है और जो उनका बेटा है या बेटी है वो उससे कैसे बच सकते हैं? सो लाइक हर एक टाइप के आर्थराइटिस इज नॉट हेरिडिटरी और जेनेटिक, वेरी फ्यू। जो कॉमन अगर हम बात करें, अगर अपनी मदर को किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके किड्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। अगर अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करके चल रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, आप वेट मैनेज करके चल रहे हैं, डाइट पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, तो फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको आर्थराइटिस हो जाएगा क्योंकि आपकी मदर या फादर को आर्थराइटिस है। कई बार ये देखा गया है कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, वो अपने पेन को लेके परेशान हो रहे हैं, ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? क्या उन्हें मतलब कई बार क्या होता है ना, कई लोगों की होप खत्म हो जाती है, तो होप को कैसे डेवलप करें? क्योंकि एक आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जो चल नहीं पा रहे, सूजन जिनके पैरों में बुरी तरीके से, और वो आज उन लोगों ने उस चीज को रिवर्स कर दिया, तो वो कैसे मोटिवेट रहें और कितना मतलब इस चीज का विश्वास रखें कि हाँ मैं ये रिवर्स कर सकती हूँ? तो सबसे सबसे पहला रीजन इसका जो ये है ना कि एक मन में बिठा लेना कि ये जिंदगी भर की बीमारी है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, किसी को डायबिटीज हो जाता है तो क्या वो दवाइयां लेना छोड़ देता है? क्या वो ये होप छोड़ देता है कि अब तो डायबिटीज हो गया तो अब तो मैं कुछ भी नहीं, अपना इनएक्टिव लाइफस्टाइल रहेंगे, अब ठीक नहीं हो सकता, मैं घूमने तो जाऊंगी ही नहीं या जाऊंगा ही नहीं? ऐसा तो नहीं करते ना। हम उससे लड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि अब इससे कैसे रिवर्स किया जाए। तो आप अपनी डाइट भी ठीक करते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, तभी तो आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाते हो डायबिटीज की भी। सेम आर्थराइटिस साथ में भी होता है। तो आपको सबसे पहले तो दिमाग से निकाल देना है कि आर्थराइटिस इज नॉन क्योरेबल, आर्थराइटिस इज क्योरेबल, है ना। और ये आपके हाथ में है। सबसे अच्छी बात इसके साथ में क्या है, आपको किसी डॉक्टर को विजिट नहीं करना है, आपको किसी फिजियो ना किसी डॉक्टर के पास आना है, इसका ट्रीटमेंट आपके पास में ही है। Okay. और ये मैं नहीं, ये पूरी दुनिया कह रही है, WHO कह रहा है ये सब कि आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट आपके हाथ में है। तो जब आपने ठान लिया, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बस कुछ चीजें, डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है आपको रेस्ट्रिक्ट होना है डाइट को लेके, वो भी नहीं करना है। रेगुलर एक्टिव रहना है, आपको ये नहीं रखना है कि अच्छा मेरे को जॉइंट में पेन हो रहा है अब तो समय नहीं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगी, ये नहीं। आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है और चलना भी है, बस, और बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप मान को कुछ महीनों में आप इससे आर्थराइटिस से कॉम्बैट कर सकते हो। डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस डे क्योंकि आने वाला है, और इस पे आपका क्या मैसेज है लोगों को? सो आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना कि आर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम। सो आर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम है क्या? ये बेसिकली इसका ट्रीटमेंट आपके पास में, ये कोई किसी डॉक्टर द्वारा इजाद किया हुआ नहीं है। ये स्पेसिफिक टर्म अगर मैं बात करूं, आर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के 4 कंपोनेंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला कंपोनेंट, आपको लाइफस्टाइल ठीक रखनी है, वजन नहीं बढ़ने देना है, कुछ भी हो वजन नहीं बढ़ना चाहिए आपका। सेकंड, डाइटरी मॉडिफिकेशन, कुछ डाइट में ऐसे एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, जैसे दाना मेथी है, आप हल्दी है, आप तुलसी इज ऑल्सो वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, हैज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। फिर अपना अदरक है, इस तरह के फूड इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट में। तीसरी चीज, एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हाफ एन आवर आपको यू हैव टू गिव फॉर योर बॉडी एवरी डे। फोर्थ चीज, मेडिटेट करना है आपको, यू मेडिटेट, यू रिलैक्स योर बॉडी, आप दिमाग से निकालो, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप सोचते रहोगे कि मुझे आर्थराइटिस हो गया, यू विल बी इन दैट पर्टिकुलर लूप इटसेल्फ। तो ये 4 चीजें फॉलो करनी है, योर आर्थराइटिस विल बी रिवर्स्ड। तो आज थे हमारे साथ में डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फिजियोथेरेपिस्ट, और इन्होंने हमें बताया कि उनका बिजनेस क्या है। तो अगली बार फिर मिलते हैं अपन इट्स माय बिजनेस में। थैंक यू।